अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज आपके सामने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर 4 करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन, मैंने बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन की खासियत क्या है, यानी फीचर क्या है, वो बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। हिस्टोन प्रोटीन की फीचर क्या है वो बात करने वाले हैं। और पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो कल हमने स्टार्ट किया था, एक्चुअली में हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए की शुरुआत की बातें बताई थी कि प्रोकारियोट में पैकेजिंग किस तरीके से होता, पैकेजिंग जरूरी क्यों है और यूकारियोटिक में पैकेजिंग जरूरी क्यों है, वो उसके बारे में मैंने बताया था कि जरूरी क्यों है, कि पैक करके दिखाया नहीं था। हाँ, पैकेजिंग होता है प्रोकारियोट्स में और यूकारियोट्स में, दोनों में ही। वो सारी चीजें कल हमने समझे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। लेक्चर थर्ड के अंदर हमने पढ़ा था, लेक्चर थर्ड में हमने पढ़ा था कि वाई पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड। तो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे कि पैकेजिंग क्यों रिक्वायर है, पैकेजिंग की जरूरत क्यों है, पैकेजिंग रिक्वायर क्यों है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। आज के लेक्चर में हमें पैकेजिंग देखना है। अब पैकेजिंग करने से पहले हम लोगों को पैकेजिंग किस चीज से होता है, हिस्टोन प्रोटीन की वजह से। तो हमें हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ना होगा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या चीज है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या चीज है, हिस्टोन प्रोटीन क्या चीज है, हिस्टोन प्रोटीन क्या चीज है। ये क्या हो रहा है, इतना डार्क डिम क्यों हो रहा है, इसके लाइट को क्या हो गया है, कलर फेड हो रहा है। ब्लैक बोर्ड का ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को, मतलब इस बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड तो नहीं कहेंगे इसको, जो भी है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो एक हाईली बेसिक प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन जो एक हाईली बेसिक प्रोटीन है, एक हाईली बेसिक प्रोटीन है, हाईली बेसिक प्रोटीन है, जो हाईली बेसिक प्रोटीन होता है। हाईली बेसिक प्रोटीन, जो हाईली बेसिक प्रोटीन है, हाईली बेसिक प्रोटीन है क्योंकि इसके अंदर, हाईली बेसिक प्रोटीन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड कंटेन होता है इसमें, जो होता है कंटेन या मेडअप ऑफ कंटेन, बताओ, हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स, हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, जैसे कि अब लाइसीन है और अर्जिनिन है। बायोमोलिक्यूल्स में हमने बेसिक अमीनो एसिड में पढ़ा है, सबसे ज्यादा बेसिक अर्जिनिन होता है, दूसरे नंबर पे हिस्टिडीन होता है और तीसरे नंबर पे ये लाइसीन होता है। लाइसिन और अर्जिनिन यहाँ पे दोनों है, दोनों तरह के बेसिक अमीनो एसिड्स है, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन हाईली बेसिक प्रोटीन होता है। अब जो बेसिक होता है उसके चार्ज को हम मानते हैं पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। तीसरी चीज, हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और अर्जिनिन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। और तीसरी बात, इसके अंदर अगर देखा जाए तो डीएनए तो नेगेटिव है। अब डीएनए तो नेगेटिव है, डीएनए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सो डीएनए रैप्ड हिस्टोन प्रोटीन, इसीलिए डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन को रैप्ड करता है, रैप्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। इसीलिए डीएनए
हिस्टोन प्रोटीन को रैप कर देता है। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, इसलिए आराम से उसको रैप करके आएगा, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शंस ये तो तब से है जब से दुनिया बनी है। और यहां पे भी निगेटिव पॉजिटिव की बात आ जाती है। अगर डीएनए निगेटिव है इसका मतलब एसिडिक है, और कैसा भी मिश्र ने कहा भी था कि डीएनए इज एसिडिक मटेरियल, जिसको न्यूक्लियन उसने नाम भी दिया हुआ था, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, इसलिए कंबाइन हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, लिपट जाते हैं। लिपटते क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए रैप होता है, ये लिपटता है। अब ये देखें कि किस तरीके से लिपटता है और क्या चीज होता है। अगर तुम हिस्टोन प्रोटीन के फीचर्स पे बात करोगे, इसके जो फीचर्स है ना, इसके फीचर्स को देखते हैं, बेसिक कुछ फीचर्स है। अभी मैंने लिखा ये भी फीचर ही था, लेकिन फीचर के तो ये हो गया, सॉरी फीचर के तो हो गया, आप लोगों ने फीचर की बात तो कर ही लिया। हम इसके टाइप्स की बात करें, थोड़ा सा दिमाग स्लो काम करने लगा फिर से। टाइप्स की बात करें, हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन लगभग 5 तरीके का होता है, 5 टाइप्स के होते हैं, और एक साथ ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑक्टामर बनाते हैं। पहले वो 5 तरीके के जो होते हैं उनके बारे में कहते हैं। 5 तरीके का होता है, मैं एक को कह रहा हूं H2A, ये हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स है। दूसरा होता है H2B, H3, H4 एंड H1। ये 5 तरीके के होते हैं। H2B को हम लोग ऐसे मान लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं, चलिए राउंड राउंड होगा, ये इस तरीके का होगा, स्क्वायर शेप का होगा, ये थोड़ा ट्रायंगल शेप का होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और ये हम इसको ऐसे मान लेते हैं। यह सिंबल बना रखा है हमने, ये अलग अलग तरीके का हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन ऐसे भी हो सकता है, हिस्टोन प्रोटीन ऐसे भी हो सकता है। ये H2A है, ये H2B है, ये H3 है, ये H4 है, ये H1 है। ये 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन है। ये 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन है। अब इसमें से ये जो 4 तरीके का हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये जो 4 टाइप है ना, ये 4 टाइप है, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, एक साथ ऑर्गेनाइज्ड होगा और बनाता क्या है, ऑक्टामर बनाता है, एंड फॉर्म ऑक्टामर, और ये ऑक्टामर बनाएगा। हिस्टोन प्रोटीन फिर से मैं रिकैप करता हूं। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है, हाईली बेसिक प्रोटीन है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, हाई क्वालिटी ऑफ बेसिक अमीनो एसिड हमें इसको कहते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन। लाइसिन और अर्जिनिन बेसिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और डीएनए नेगेटिवली चार्ज मटेरियल है, नेगेटिव मटेरियल है, यानी एसिडिक मटेरियल है। सो डीएनए रैप्ड हिस्टोन प्रोटीन। अब फिर हम बात करें कि जो हिस्टोन प्रोटीन के है टाइप्स, 5 टाइप्स के होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, H1, जिसमें से ऊपर के 4 यानी H2A, H2B, H3 और H4 ये मिलके ऑक्टामर बनाते हैं। अब ये देखना है ऑक्टामर क्या चीज है, हाँ, लेकिन ऑक्टामर ये बनाते हैं, ये ऑक्टामर बनाते हैं। तो तुम्हें यही देखना है कि ऑक्टामर क्या चीज है। ऑक्टामर मतलब ये क्या करेंगे, जैसे H2O है, H2A, H2B, H3, H4, इस तरह से आते हैं। ये एक के पीछे एक और H3 आएगा, इसके पीछे जस्ट पीछे एक और H3 है, इसके जस्ट पीछे एक और H4 है, इसके जस्ट पीछे, जो कि दिखा तो नहीं सकते ना ऐसे पीछे, हम ऐसे साइन बना रहे, इस तरह से लाइन बना रहे, H2B, ये क्या H2A, इस तरह से बना है। अब बना के पूरा एक ऑक्टामर बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बना के पूरा एक ऑक्टामर बना देते हैं। यानी कि इसके अंदर जो होता है 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है, 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है, एंड नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अगर पूछे यहां पे तो 8 है।
इसीलिए ऑक्टामर बोलते हैं। इस मॉलिक्यूल्स को, इस कॉम्प्लेक्स को नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन बोले थे 8 है ना, इसलिए ऑक्टामर, ऑक्टावर्ड 8 के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑक्टामर बोलते हैं। और ये इस तरीके से आके ऑर्गेनाइज हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से ओवरऑल शेप जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। इसमें जो है H2A होगा, उसी के साथ H2B होगा, लेकिन ये जो भी होगा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर होगा H3.H4, और लेकिन ये जो भी होगा इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इस तरीके से बात होगी, कहाँ बात होगी। ये है अपना जो है ऑक्टामर है, इसको हमने क्या कहा, ऑक्टामर कहा, इसको मैंने ऑक्टामर कहा। ये हमारा ऑक्टामर है जिसमें 4 तरीके का हिस्टोन प्रोटीन है और नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कितने हैं, तो 8 है। समझ लें, इसके साथ डीएनए रैप्ट होता है, इसके साथ कुछ इस तरीके से डीएनए रैप्ट होता है, इस तरह से, इसको मैं डीएनए कह रहा हूं। ज्यादा खिचपिच ना हो तो एक बार मैं और बना देता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक क्या हो गया, हिस्टोन प्रोटीन है, और इसके साथ ऐसे डीएनए रैप्ट होता है। ये डीएनए रैप्ट है, ये डीएनए रैप्ट है, ये डीएनए रैप्ट है। एक हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो डीएनए रैप्ट हो जाता है, इतने को हम न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं, 1 न्यूक्लियोसोम्स। ये इतना जो है हमारे सामने जो है ना, वो क्या कहलाएगा, एक पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोसोम्स हो जाएगा ये, जिसमें न्यूक्लियोसोम्स, जिसमें एक हिस्टोन प्रोटीन है और कुछ डीएनए रैप्ट है उसके साथ। पर एक हिस्टोन प्रोटीन में या एक न्यूक्लियोसोम्स के अंदर कितना डीएनए रैप्ट होता है, डीएनए रैप्ट कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना डीएनए रैप्ट है। रैपिंग ऑफ डीएनए, यहां जो रैपिंग ऑफ डीएनए है ना, डीएनए रैप्ट का, वो कितना रैपिंग है, तो 1/3/4 इस तरह के मिक्स में 1 मिक्स्ड 3/4। इसको क्या बोल सकते हो, इसको ऐसे बोल सकते हो 1.75 टर्न, इतना टर्न है। 2 टर्न से थोड़ा कम, 2 टर्न से थोड़ा कम, एक ऑक्टामर में या एक न्यूक्लियोसोम में या एक ऑक्टामर के साथ कितना डीएनए रैपिंग होगा, तो इतना। अब डीएनए तो भाई बेस पेयर होगा, डीएनए को अगर देख रहे हैं तो फिर तो इसमें बहुत सारे बेस पेयर होगा, डीएनए की लेंथ बेस पेयर से डिसाइड होती है। तो ऐसे इतने टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, तो 200 बेस पेयर होंगे। ऐसा सवाल आया है कई बार कि एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर है, 200 बेस पेयर। एक ऑक्टामर में जितना रैपिंग होती है डीएनए के, वो 1.75 टन है और बेस पेयर के हिसाब से 200 बेस पेयर है। तो 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए और 1 ऑक्टामर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम्स। कई बार मैं पूछा कि व्हाट इज द न्यूक्लियोसोम्स, तो कैसे तुम डिफाइन करोगे, ऐसे नहीं कहोगे कि एक ऑक्टामर के चारों तरफ जितना डीएनए रैप्ट है उसको मिला के हम न्यूक्लियोसोम्स कहेंगे। यानी कि ऐसा भी बोल सकते थे हम लोग 1.75 टन प्लस टन ऑफ डीएनए प्लस डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर, तो न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। लेकिन बोलते कैसे हैं, न्यूक्लियोसोम्स बराबर होता है 200 बेस पेयर प्लस क्या कहते हैं उसको, ऑक्टामर। एक ऑक्टामर और 200 बेस पेयर मिला के हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम्स बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम्स बोलेंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे कि इतना टर्न ऑफ डीएनए एंड एक ऑक्टामर को हम न्यूक्लियोसोम्स बोलेंगे। कैसे भी बोल लो, हमें न्यूक्लियोसोम्स का पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम्स होता क्या चीज है। इसी तरीके से भी बोल लो, जैसी मर्जी आ जाए, आड़े टेढ़े पे कैसे भी।
अब देखो डीएनए में ये पैक कैसे होता है, डीएनए में ये अरेंज कैसे होता है। न्यूक्लियोसोम्स एक नहीं होते, सैकड़ों होते हैं। बिल्कुल बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। एनसीईआरटी बोलती भी है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट लेती भी है। तो तुम देखो ना, एक मिनट फिर से कि अगर तुम देखो, ये मेरे पास एक क्या है, ऑक्टामर है। थोड़ी दूरी पे एक और ऑक्टामर बना देते हैं, थोड़ी दूरी पे एक और ऑक्टामर बना देते हैं, फिर थोड़ी दूरी पे एक और ऑक्टामर बना देते हैं, फिर थोड़ी दूरी पे एक और ऑक्टामर बना देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑक्टामर हमने बना दिए और उसके साथ हमने क्या किया, डीएनए को रैप करते हुए चले गए। डीएनए कैसे रैप करते हुए चले गए। इसके अंदर 4 हिस्टोन प्रोटीन होगा, 4 तरीके का, 8 हिस्टोन प्रोटीन, एक ऑक्टामर है ये, और साथ में डीएनए रैपिंग है। इसमें क्या है, अगर इतने में देखूंगा तो 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए प्लस ऑक्टामर है। इसको तुम क्या बोलते हो, न्यूक्लियोसोम्स बोलते हो। तो एक न्यूक्लियोसोम्स यहां पे आ गया, न्यूक्लियोसोम्स। अब देखो ना, किसी डिब्बी को तागे से बांधते हैं तो खाली ऐसे लपेट के छोड़ देंगे तो गिर जाएगा या हट जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ गांठ बांध देंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहां गांठ तो नहीं बांध सकते, यहां पे सील करेंगे। तो एक और तरह का हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास बचा हुआ है जो यहां पे ऐसे करके सील कर दिया जाएगा। इसका नाम है H1। H1 क्या होगा, सील द डीएनए, डीएनए को सील करता है। सील द डीएनए अराउंड ऑक्टामर, ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए को सील करता है। कौन करता है, आपका ये H1। ठीक है, समझे। यहां पे फिर होगा, वो यहां पे, यहां पे भी होगा, 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 यहां पे भी होगा। ऐसा ही चारों तरफ सील करके रखेगा, सील करके रखेगा। अब ये देखना कि दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में, दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में ये वाला डीएनए तुमको दिखाई दे रहा। इस डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं, क्योंकि दो न्यूक्लियोसोम्स को लिंक करके रखता है, तो इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। ये सब एनसीईआरटी की बातें हैं, यानी कि दो न्यूक्लियोसोम्स को कनेक्ट करने वाली डीएनए को, लिंक करने वाले डीएनए को लिंकर डीएनए उसको बोलते हैं, इसको लिंकर डीएनए बोल रहे हैं। ये रहा अपने पास पूरा न्यूक्लियोसोम्स का चैन, यानी थ्रेड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स है। इसको अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, अगर पूरा पूछा जाए क्या है, ये एक लॉन्ग थ्रेड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स है, न्यूक्लियोसोम्स है, जो देखने में कैसा लगता है, अगर तुम देखोगे तो लुक लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे मोती की माला होता है, उसमें धागे होते हैं और मोती होता है बीच बीच में। जो माला पहनते हो तुम, प्लास्टिक का मोती का माला कह देते हो, या फिर वो तस्बीह देखा होगा, हर धर्म में तस्बीह होता है, ऐसे ऐसे जो करते हैं, उसमें एक धागा होता है, तो बाकी जो दानेदार होता है उसको हम बीड्स बोलते हैं। तो उसी के लिए इस्तेमाल ये तस्बीह के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बिल्कुल उसी की तरीके से ये न्यूक्लियोसोम्स का चैन दिखाई देता है, थ्रेड दिखाई देता है। देख रहा, दूर से देखने पे हमको इस तरीके का दिखाई देगा। मान ली ये इसको मैं ऑक्टामर मानता, यहाँ ऑक्टामर ऐसे दिखाई देगा। ऐसे देख के, और बीच बीच में ऐसे जगह जगह पे ऐसे मोतियों के दाना जैसे, ये ऑक्टामर है। तो दूर से देखने पर हमको ऐसे लगेगा। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला इसके बारे में। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, यहां पे तुमको देखना है।
एनसीईआरटी ने इसमें क्या बोला। तो इसमें तुम पैकेजिंग ऑफ डीएनए में कल से लेकर आज तक जो कुछ हम पढ़े हैं उसको हम एनसीईआरटी से देखते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में ये मेरे पास ऑक्टामर है, दिखाई दे रहा होगा। बाकी सारी चीजें वही जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी जो इतनी है, लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स टिपिकल मेमेनियल सेल इज कैलकुलेटेड, जब हमने कैलकुलेट किया इतना बेस पेयर और ये सारी चीजें हैं तो इतना हम कल ही बताए थे 2.2 मीटर का होता है ये डीएनए टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, कल ही तो बताए थे कि पूरा डीएनए की जो लेंथ होती है वो उसके अंदर अगर 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाती थी, 2.2 मीटर की होती थी। अब इसीलिए उसको पैक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10⁻6 मीटर की होती है। तो हाउ इज सच ए लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल, कैसे है ये बात है। उसी तरीके से अगर द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए उसके अंदर भी हमने देखा कि 1.36 मिलीमीटर है, ठीक है, और सेल माइक्रोमीटर में होता है। तो भी यहाँ पे पैक करना एक इशू है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई आप कर सकते हैं और आता भी पीछे पढ़े भी आपने। इन प्रोकैरियोट्स में सच एज ई कोलाई so they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell, DNA being negatively charged is held with some protein, ठीक है, लिखा ना DNA is not scattered, DNA is being negatively charged held with some protein that have positive charge। ये प्रोकैरियोट्स में जो कल हमने बताया था, इन रीजन some as nucleate the DNA is in large loop held together। फिर अब आते हैं यूकैरियोट्स के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन इज सच मोर कॉम्प्लेक्स, ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, क्योंकि देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन इज कॉल्ड द हिस्टोन। हिस्टोन ये प्रोकैरियोट्स में नहीं था। A protein acquires charge depending upon abundance of amino acid residue the charge side chain, the histone are rich is the basic amino acid residue lysine और arginine, ये याद रखना है। both the amino acid residue carry a positive charge in their side chain, histone are organized to form a unit of 8 molecule called histone octamer, ठीक है। ऑक्टामर बनाया, ये रहा आपके पास ऑक्टामर, इन्होंने ऐसे सर्कुलर ऑक्टामर बनाया, इन्होंने इस तरीके का बनाया ऑक्टामर, इसको ऑक्टामर इस तरीके का ऑक्टामर बनाया इन्होंने इस तरह का, यानी इसके अंदर भी वही 4 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होंगे और 8 मौजूद होंगे। शेप बस ये दे दिया मैंने, थोड़ा सिलेंड्रिकल दिखाया हुआ था, ये ऐसा दिखाया किताब में। ये अपना ऑक्टामर है और इसके ऊपर ऐसे डीएनए को रैप कर दिया, इसे डीएनए को रैप कर दिया और इसको नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियोसोम्स। इसका नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियोसोम्स। Negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosomes, जो हमने बात कर लिया है। And typically nucleosomes contain 200 base pair of DNA helix. Nucleosome constituent the repeating unit and structure in nucleus called the chromatin। जो हमारे पास एक थ्रेड जो बना था ना, पूरा जो एक थ्रेड बन जाता है उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे। Like a stained colored body seen in the nucleus, the nucleosomes in the chromatin in beads, क्रोमेटिन के अंदर जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वैसे ही दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग के ऊपर जैसे बीड्स होता है उस तरीके से दिखाई देता है। व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखो दिख रहा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो बीड्स ऑफ स्ट्रिंग दिखाई दे रहा। यहाँ पे एक ऑक्टामर और 200 बेस पर एक न्यूक्लियोसोम्स, अगर ये पूरे मिला के हम क्या कह रहे हैं, इसको क्रोमेटिन बोल रहे हैं। पैकेजिंग की यहाँ पे पैकेजिंग की बात करते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए का। तो सबसे पहले अगर पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखेंगे तो डीएनए के पैकेजिंग के कुछ फॉर्म्स हैं। इनिशियली जो है अलग अलग फॉर्म दिखाई देगा, अलग अलग फॉर्म दिखाई देगा ये। अगर पैकेजिंग का सबसे पहले अगर हमारा डीएनए जो होता है, ये बैकग्राउंड में हो क्या रहा है इस समय, क्या करें। सबसे पहले अगर डीएनए तुम देखोगे इस तरीके का,
एक मिनट। इस तरह से डीएनए का पैकेजिंग कुछ इस तरीके से होता है, एकदम नॉर्मल फॉर्म में। ये सारे पैकेजिंग का जो लेवल है ना, जो फॉर्म है, वो जाना जाता है अपने डायमीटर से। तो यहाँ पे डायमीटर हम लेंगे लगभग 2 नैनोमीटर की। इसकी डायमीटर 2 नैनोमीटर की होती है। 2 नैनोमीटर की इसकी डायमीटर होगी। तब 2 नैनोमीटर की डायमीटर को मान के इसको हम कर रहे हैं कि 2 नैनोमीटर की डायमीटर है इसके। इनिशियली 2 नैनोमीटर के डायमीटर के साथ पैकेजिंग होती है, तो डायमीटर यहाँ पे 2 नैनोमीटर की है। उसके बाद ये जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐसे बाइंड होगा। फिर क्या होगा, बाद में ऐसे हिस्टोन प्रोटीन को इस बार मैं इस तरीके से झुका देता हूँ, गिरा देता हूँ, दिखा रहा हूँ। इस तरीके से मैं कैसे भी कर सकता था, इस तरह से मैंने कर दिया। और फिर इसके साथ मैंने डीएनए को ऐसे रैप करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो डीएनए को ऐसे रैप करते हुए आगे बढ़ते हुए चला गया। ठीक है, ये चला गया। अब यहाँ पे डायमीटर कोई पूछेगा तो यहाँ पे डायमीटर क्या कहोगे, यहाँ पे डायमीटर कितना है, यहाँ पे डायमीटर कितना है, यहाँ पे डायमीटर जो है वो 10 नैनोमीटर का। तो 2 नैनोमीटर के बाद यहाँ पे आया मसला, 10 नैनोमीटर के बाद आया मसला। उसके बाद ऐसे ऐसे 10-10 नैनोमीटर के बहुत सारे मिल गए, और मिलने के बाद एक अलग तरीके से इन्होंने डीएनए की ऐसे रैपिंग कर ली। कुछ इस तरीके से चलता हुआ, इस तरह से रैपिंग कर ली। इस तरीके के ऐसे ऐसे बहुत सारे को मिला दिया इस तरीके से। पैकेजिंग देखो धीरे धीरे एक में सिमटते जा रहा है। पहले दो नैनोमीटर के डायमीटर के साथ पैक करना शुरू हुआ एकदम नॉर्मल। उसके बाद 10 नैनोमीटर में चेंज हो गया, डायमीटर के साथ पैक होना शुरू हो गया। फिर इस तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में बना लिया उसने। फिर इस तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में इस तरीके से बनाता हुआ, और फिर अब इतना मोटा मोटा करता हुआ जा रहा। ये लगभग 30 नैनोमीटर का होता है। इसका डायमीटर पूछा जाए ना तो 30 नैनोमीटर की बात कही जाएगी। इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर है। पर ऐसे 30 नैनोमीटर के अब बहुत सारे ऑर्गेनाइज हो जाते एक साथ मिलेंगे। ऐसे दो दो मिलके 5 हुए होंगे, यानी उस तरीके का बना होगा 10 मीटर का। फिर वैसे बहुत सारे मिलके 30 मीटर का बनाए। फिर बहुत सारे ऐसे मिलके इस तरीके का बना लेंगे। अब ये ऑर्गेनाइज कुछ अलग फॉर्म में होगा, इस तरीके का। इस तरह ऐसे था डीएनए। ऐसे होगा। अब फिर इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना शुरू, और जब इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया तो फिर अब इस तरह के डायमीटर की बात करेंगे। इस तरह ऑर्गेनाइज होगा, फिर ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, फिर ऐसे इतना हो गया, फिर ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा। तो डायमीटर तो इतना लिया जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास 400 नैनोमीटर का, 400 नैनोमीटर का डायमीटर। फिर फाइनली वो इस फॉर्म में रैपिंग हो जाता है और इस फॉर्म में तब्दील हो जाता है। इस फॉर्म में एक का सिर्फ इतने का, जो कि जगह नहीं था इसलिए पतला दिखा रहे हैं, 700 नैनोमीटर होता है, और इतने का भी 700 नैनोमीटर होता है। तो टोटल कितना हो गया? 1400 नैनोमीटर। यहाँ पे 1400 नैनोमीटर। जो हाइयर पैकेजिंग होगी, यानी हाईएस्ट पैकेजिंग होगी ना, वो डायमीटर उसका 1400 नैनोमीटर का होगा, जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोला करते हैं।
यानी मोस्ट कंडेंस, सबसे हाईएस्ट पैकिंग वहीं पे हो चुकी है। अब देखो पैकेजिंग का जो लेवल है डिसाइड होता है कि कितने डायामीटर को वो कवर करता हुआ पैक हो रहा है। तो कई सारे तरह के डायमीटर को पैक कर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लेवल है पैकेजिंग की, 5 लेयर या 5 लेवल है पैकेजिंग की। और ये लेवल डायमीटर के हिसाब से जाना जाता है। कितने हो रहे हैं? 5 लेवल ऑफ पैकेजिंग की। 5, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहला पैकिंग, दूसरा। चलो एक साथ हम समराइज करते हैं इन सारे पैकेजिंग को, हम एक साथ समराइज करते हैं। एक बार देख लो पहले, एक बार हम समराइज करते हैं पूरी पैकेजिंग को, एक बार हम समराइज करते हैं। तो इसी से ले लेते हैं व्हाइट कलर से। और सबसे पहले पैकेजिंग ऐसी थी, इस वाले पैकेजिंग को एक नॉर्मल पैकेजिंग कहेंगे, जहां पे डायमीटर कितना 2 नैनोमीटर। तो नीचे खाली लिख देता हूं 2 नैनोमीटर डायमीटर वाली पैकिंग। उसके बाद पैकेजिंग ऐसे वाली थी, ऐसे वाली पैकेजिंग थी। थोड़ा सा मार्कर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, रेड ही ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग इस तरीके की थी, इसकी डायमीटर हमने क्या रखा था यहाँ पे 10 नैनोमीटर की। उसके बाद पैकेजिंग कैसी रही, उसके बाद पैकेजिंग कैसी रही, वो कुछ इस तरीके की रही। इस तरह के रही पैकेजिंग, इस तरह रही। उसके बाद ऐसे, और उसके बाद पैकेजिंग ऐसे रही, इधर मतलब ऐसे रही। उसके बाद पैकेजिंग इस तरह के रहे। इस तरह से मैं तो पैक रहा है, इस तरह से याद रहे। फिर से मैं दिखाता हूं इस चीज को, इस तरह से इसको हम ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद की जो पैकेजिंग है थोड़ा ऐसे दिखाएंगे। फिर यहां से जो पैकेजिंग है थोड़ा सा और घना कर देते हैं, और फिर इस तरीके का ऐसे क्रोमोसोम बना देते हैं। इस तरीके से हम दिखाते हैं। दूसरा जो है ऐसे है। तो इतना तो ये नॉर्मल डीएनए की तरह है, नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ डीएनए, नॉर्मल डीएनए। और यहां से हम लोग नाम लेते हैं ये पूरे को यहां तक क्रोमेटिन। लूज कंडेंस है, इतने को पूरे को क्रोमेटिन बोलते हैं, और इसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। और इसमें क्रोमेटिन में जो ये वाली क्रोमेटिन है ये थोड़ी सी लेस कंडेंस है, मोर नहीं लेस कंडेंस है। तो इससे को ईओक्रोमेटिन बोलते हैं, ईओक्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन में भी 2 वैरायटी है, ये ईओक्रोमेटिन है, और यहां से जो ज्यादा घना है उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं इस तरीके से, ईओक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, 2 तरीके के। भाई पैकेजिंग देख रहे हैं कैसे कैसे पैकेजिंग हुआ, डायमीटर के हिसाब से पैकेजिंग हुआ है, डायमीटर के हिसाब से पैकेजिंग हो रहा है। फिर पैकेजिंग में 3 वैरायटी आ गई, नाम के हिसाब से 3। एक तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ डीएनए, दूसरा क्रोमेटिन, और फिर तीसरा क्रोमोसोम। क्रोमेटिन में 2 फॉर्म आ रहा, ईओक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब इसमें अगर कोई इसको बताइए कि भाई ये तो नॉर्मल वाला है, इसको हटा दो,
ये वाला क्या होगा, ईओ, ईओ क्रोमेटिन, ये वाला क्या होगा, ईओ हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, ये दोनों हेटेरो हो जाएंगे, हेटेरो, हेटेरो, यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। पैकेजिंग कुछ इस तरीके से होती है। अब हेटेरोक्रोमेटिन और ईओ क्रोमेटिन, ये दो वैरायटी के क्रोमेटिन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में अगर बात करें तो ये तो मोस्ट कंडेंस है, ये इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा लेस कंडेंस है, लेकिन इनमें भी आपस में कंपेयर है। तो यहाँ पे दो तरह के क्रोमेटिन आ रहा है हमारे पास। अब ये क्रोमेटिन दो तरीके का यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। एक क्रोमेटिन को हम क्या कह रहे हैं, ईओ क्रोमेटिन कह रहे हैं, ईओ क्रोमेटिन कह रहे हैं, और दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं, हेटेरोक्रोमेटिन बोल रहे हैं, हेटेरोक्रोमेटिन बोल रहे हैं। ईओक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, ये थोड़ा सा लेस कंडेंस्ड है, ये लेस कंडेंस्ड है, और ये मोर कंडेंस्ड है। ये जो चीज है ये मोर कंडेंस्ड है, ये लेस कंडेंस है और मोर कंडेंस्ड, लेस कंडेंस एंड मोर कंडेंस, ठीक है। जो लेस कंडेंस होता है ना, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, खुलेगा और उसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, एक्टिव होगा, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाता है। एक्टिव होता है, इनएक्टिव हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। लाइट चेन ट्रांसक्रिप्शनली, अच्छा ये लोग भी कहेंगे, इसको लाइट चेन कहेंगे, इसको हेवी चेन कहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसको लाइट चेन भी कह लेते हैं लोग, इसको हेवी चेन कहते हैं। देखो बात फिर से बताएं, क्रोमेटिन, ईओक्रोमेटिन लेस कंडेंस है। अब ये ज्यादा उलझा हुआ नहीं है तो आसानी से खुलेगा और उसका आरएनए बन जाएगा, लेकिन ये बहुत उलझा हुआ है, खोल ही नहीं पाएंगे तो आरएनए बनाए कैसे, सीक्वेंस ही नहीं आ पाएगा। इसलिए यहां पे अगर चला गया तो फिर वो आगे पैक हो जाएगा, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्रोमोसोम के फॉर्म में या इस हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, हमेशा ईओक्रोमेटिन के फॉर्म में ही ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल होता है। ये बात हमेशा याद रखना। ये तो लाइट चेन और ये हेवी चेन, या फिर ऐसे कर लाइट स्ट्रेन लिखना था। लाइट स्ट्रेन अगर इसमें डालोगे ना तो ये बहुत हल्का, अगर इसमें डाइस डालोगे तो हल्का हल्का रुकेगा, बाकी निकल जाएगा। इसको लाइट चेन नहीं, लाइट स्ट्रेन कहते हैं हम लोग, लाइट स्ट्रेन कह ले, और इसको डार्क स्ट्रेन कह ले। ये क्वेश्चन आया है नीट के अंदर, लाइट स्ट्रेन और डार्क स्ट्रेन कौन है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कौन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, लेस कंडेंस मोर कंडेंस, इस पे क्वेश्चन आता रहता है। तो नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, आजकल मैं बहुत क्वेश्चन देख रहा हूँ इसके ऊपर, कहीं ना कहीं क्वेश्चन होते हुए देख रहा हूँ इसके ऊपर, क्रोमेटिन में हेटेरो और ईओ क्रोमेटिन के बारे में। अब हमारा यहाँ पे पैकेजिंग हो जाती है फिनिश। अब इसमें हमें क्या कहते हैं कि रिसर्च जो हुआ है, अब रिसर्च से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बातें करनी है। तो जो जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर, अब उसके बारे में बात करी है। काफी रिसर्च हुए इसके बारे में। जब लोगों के अंदर जागरूकता आया कि जेनेटिक मटेरियल क्या चीज है, चलो उसको खोजते हैं, तो बहुत लोगों ने काम किया। मिस्र ने तो इंडस्ट्री में काम किया कि हाँ डीएनए का कुछ बताया, ठीक है, निकलीन फिकलीन कहा। फिर डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर जो 1920 में फ्रैंकलिन और विल्किन से बनाया। 1920 में जैसे इन लोगों ने एक्सरे का, डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन बनाया, एक्सरे बनाया, लोगों में जागरूकता होना शुरू हुई, और 1926 में मुहिम छिड़ गई कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में पता लगाते हैं। बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया। 1988 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ग्राफिक एक्सपेरिमेंट, कुछ बातें वहां से पता चली। फिर 1933 से स्टार्ट हुआ, 1944 में एक एक्सपेरिमेंट, यानी 11 साल के एक्सपेरिमेंट चला था 3 लोगों का, फिर उनसे कुछ बातें पता चली। फिर 1953 या 52 के करीब में फिर से एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आई थिंक कुछ इस तरीके का
मार्था चेस वगैरह का कुछ एक्सपेरिमेंट था, उससे भी कुछ पता चला और फाइनली प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कंफ्यूजन था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या कुछ और जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ कंफ्यूजन रहा। अब उस चीज को पता लगाने के लिए हमको वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, नाम है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन जेनेटिक्स, वो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो अब हम यहीं पे जाएं तो बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से आपको डिस्टर्ब हुआ, हमें डिस्टर्ब हुआ। सो उसके लिए हमें खेद है। आप पढ़ाई कीजिए, लगे रहिए और जम के पढ़ाई करने का टाइम आ गया है। आप पढ़ाई आप लोग लगे लगे करिए, पीछे का जितने भी पढ़ाया गया सबको रिवीजन कीजिए, कम से कम उसको मत छोड़ के रखिए ना कि बाद में इशू ना हो।